अब बात करते हैं सामग्री संकलन की। किसी शोध कार्य के प्राथमिक उद्यमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री संकलन का काम होता है। विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के संकलन की सावधानी और विश्वसनीयता ही किसी शोध कार्य को उत्कर्ष एवं महत्ता देती है। इसमें शोधार्थी की निष्ठा का बड़ा महत्व होता है। सामग्री संकलन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो प्राथमिक सामग्री और दूसरा द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री किसी शोध के लिए आधार सामग्री होती है। इसी के सहारे कोई शोधकर्मी अपने प्रयाण की ओर बढ़ता है। इन सामग्रियों का शोध विषय से सीधा संबद्ध होता है। अपने शोध विषय से संबद्ध समस्याओं के समाधान हेतु शोधार्थी विभिन्न स्रोतों, संसाधनों, उद्यमों से सामग्री एकत्रित करते हैं। विभिन्न अवलोकनों, सर्वेक्षणों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा साक्षात्कारों द्वारा वे तथ्य के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं। उसके द्वारा संकलित यही तथ्य स्रोत प्राथमिक सामग्री कहलाते हैं। ऐसे तथ्यों का संकलन शोधार्थी प्रायः अध्ययन स्थल पर जाकर करते हैं। समाज शास्त्र विषयक शोध सामग्री संग्रह के ऐसे स्रोत को क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है। प्राथमिक सामग्री संकलन की कई विधियां होती हैं। सूत्रबद्ध करने हेतु इसकी पहली विधि का नाम सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष अवलोकन दिया जाता है। साहित्यिक विषयों से संबद्ध शोध के लिए इस विधि में वे कार्य आएंगे जिसमें शोधार्थी अपने शोध विषयक मूल सामग्री प्राप्त करने हेतु सूचित स्थान पर जाते हैं अथवा सूचित व्यक्ति से मिलते हैं और सूचित सामग्री को अपनी नज़रों से स्वयं देखते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधार्थी का विषय राम कथा के कुमाऊनी प्रदर्शन से संबद्ध है तो कुमाऊं क्षेत्र में जाकर वहां के राम कथा की मंचीय प्रस्तुति स्वयं देखना और उसे किसी संभव माध्यम में सुरक्षित कर लेना तद विषयक प्रत्यक्ष अवलोकित तथ्य संग्रह या सामग्री संकलन हुआ। सामाजिक शोध में प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। इस पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर अपने विषय से संबंधित घटनाओं तथा व्यवहारों का अवलोकन कर सूचना एकत्र करते हैं। समाज के रहन सहन, आचार व्यवहार, भाषा, त्यौहार, रीति रिवाजों के बारे में अध्ययन करने के लिए यह विधि सबसे अधिक उपयोगी और विश्वसनीय है। इस विधि का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1017 में फारसी विद्वान अल बिरूनी ने अपनी भारत और श्रीलंका यात्रा में किया था। अल बिरूनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में रहकर वहाँ की भाषाएं सीखकर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा वहाँ के समाज, धर्मों और परंपराओं का विवरण प्रस्तुत किया था। आधुनिक अर्थ में इस विधि का उपयोग सबसे पहले आधुनिक मानव विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अमेरिकी मानव विज्ञानी फ्रांज बेवाज, जिनका जीवन काल 1858 से 1942 रहा है, ने शुरू किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इग्यूम पेत्रोविच चेलिसेव, लिंडा हेस जैसे शोधवेत्ता इस प्रसंग के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं। वर्तमान में इस विधि का सबसे अधिक उपयोग समाजशास्त्र, सांस्कृतिक मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। इसकी दो पद्धतियां हैं, सहभागी अवलोकन एवं असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में शोधार्थी सर्वेक्षण निरीक्षण में प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्न किसी को बताए बिना रूप से सहभागी रहता है। पागल लोगों के अस्पताल से संबंधित अपने अध्ययन के दौरान प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री एर्विंग गॉफमैन ने सन 1968 में प्रच्छन्न सहभागी के रूप में एक पागल खाने में खेल प्रशिक्षक बनकर अवलोकन किया था। प्रत्यक्ष सहभागी अवलोकन में शोधार्थी के शोध के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है। प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम वाइट ने अपनी शोध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, जो 1943 में प्रकाशित है, के लिए बॉस्टन शहर के इतालवी अमेरिकी गिरोहों की सामाजिक स्थिति के बारे में शोध करते हुए प्रत्यक्ष सहभागी अवलोकन पद्धति का इस्तेमाल किया था।
उनके उस बोध के बारे में गिरोह के सरगना को जानकारी थी। असहभागी अवलोकन में शोधार्थी सर्वेक्षण निरीक्षण में सहभाग लिए बिना एक दर्शक या श्रोता होता है। प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्न असहभागी अवलोकन की स्थिति यहाँ भी होती है। प्रत्यक्ष असहभागी अवलोकन में अवलोकित व्यक्ति या समूह को अपने अवलोकित होने की जानकारी रहती है। जैसे दूरदर्शन के किसी रियलिटी शो के प्रतिभागियों को उनके दिखाए जाने की बाखूबी जानकारी होती है, जबकि प्रच्छन्न अवलोकन में अवलोकित व्यक्ति या समूह को अपने अवलोकित होने की जानकारी नहीं रहती। सन 2015 में एनडीटीवी इंडिया ने सर्वेक्षण की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें सुनियोजित ढंग से उनके द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति ही रहते थे। उस श्रृंखला में बुजुर्गों, विकलांगों के प्रति आम नागरिक की संवेदनशीलता या कि युवती के गोरी सांवली होने के मसलों पर जाकर वहाँ उपस्थित किसी बुजुर्ग, विकलांग या सांवली युवती पर अशोभनीय टिप्पणी कर देते थे। आसपास उपस्थित आम नागरिक उनके इस आचरण पर उग्र हो जाते थे। नागरिक उग्रता चरम पर पहुंचने से पूर्व ही छिपकर शूटिंग कर रही उनकी कैमरा टीम सामने आ जाते थे और अपने शोध का रहस्योद्घाटन कर देती थी। एनडीटीवी इंडिया के सर्वेक्षण को ऐसे ही अप्रत्यक्ष अवलोकन की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे अवलोकन बहुधा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि की मदद से होता है। छोटे बच्चों पर या जानवरों पर किए जाने वाले शोध में इसका उपयोग किया जाता है। एक बिंदु इसमें है प्रश्नावली। शोध कार्य के दौरान प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण शोध उपकरण है। इसमें प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची होती है। इसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। जब अध्ययन क्षेत्र विशेष विस्तृत हो, जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, प्रत्यक्ष अवलोकन संभव ना हो या फिर शोधार्थी के प्रत्यक्ष अवलोकन से सारे तथ्यों की उपलब्धता संदिग्ध हो, तो इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। सामाजिक साहित्यिक शोध के दौरान प्राथमिक सर्वेक्षण और तथ्य संग्रह में प्रश्नावली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें विषय की समस्या से संबंधित प्रश्न रहते हैं। आमतौर पर सर्वेक्षण के लिए इसके अलावा अनुसूची का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली एक एवं अनुसूची दोनों समान सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसी आधार पर लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को एक विशेष प्रकार की अनुसूची माना, जो प्रयोग की दृष्टि से अपनी निजता स्थापित करती है। विषय विशेषज्ञों अथवा विषय प्रसंग से संबद्ध लोगों से सूचना प्राप्त करने हेतु बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। अर्थात प्रश्नावली में अध्ययन अनुशीलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पहले से तैयार किए गए प्रश्नों का समावेश होता है। उत्तरदाता की सुविधा अथवा सदास्यता के अनुसार शोधार्थी उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। ये उत्तर भारतीय डाक अथवा ईमेल अथवा आमने सामने पूछकर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्नावली तैयार करने में अंततः शोधार्थी की शोध दृष्टि का बड़ा महत्व होता है। कई विशेषज्ञों के लिए एक ही प्रश्नावली हो सकती है, पर कई बार उत्तरदाता की विशेषज्ञता के आधार पर प्रश्नावली अलग अलग भी होती है। उत्तरदाता यदि पढ़े लिखे ना हो तो लिखित प्रश्नावली काम नहीं आती। उस स्थिति में साक्षात्कार पद्धति का सहारा लिया जाता है। प्रश्नावली के प्रश्न मुख्य रूप से हाँ या नहीं जैसे उत्तर वाले भी हो सकते हैं और विवरणात्मक उत्तर वाले भी। प्रश्नावली का यह भेद शोध प्रसंग की समस्या के फलक से निर्देशित होता है। प्रश्नावली तैयार करते समय प्रश्नों की स्पष्टता और विशिष्टता पर शोधार्थी को हमेशा सावधान रहना होता है। भ्रामक प्रश्नों से हमेशा बचना होता है। दोषपूर्ण प्रश्नों के उत्तर से शोध दिशा किसी द्वंद्व का शिकार हो जा सकती है।
प्रश्नों में अप्रचलित शब्दावली के प्रयोग से बचना इसमें बड़ा सहायक होता है। लिखित प्रश्नावली का डाक द्वारा उत्तर प्राप्त करने के क्रम में तो प्रश्नों की सरलता और स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस वक्त शोधार्थी उत्तरदाता के पास स्वयं उपस्थित नहीं रहता। जाहिर है कि तब प्रश्न की अस्पष्टता के कारण उत्तरदाता दिग्भ्रांत हो जाएंगे। ऐसी दशा में उत्तरदाता प्रश्नों का अपेक्षित अर्थ लगाकर उसका सही जवाब दे देंगे, ऐसी अपेक्षा रखना संदिग्ध होगा। प्रश्नों का संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध होना लक्ष्योन्मुख जवाब के लिए लाभदायक होता है। संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध प्रश्न से उत्तरदाता को जवाब देने में सुविधा होती है, कहीं संशय उत्पन्न नहीं होता। प्रश्नों में शोधार्थी की ओर से किसी प्रकार का ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए जिससे उत्तरदाता किसी तरह प्रभावित होकर प्रभावित उत्तर दें। बेवजह और अप्रासंगिक प्रश्नों से बचना भी जरूरी होता है। उत्तरदाता के गोपनीय प्रसंगों अवधारणाओं से संबद्ध प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। किसी भी प्रश्न में व्यंग्यात्मक, लांछित अथवा अभद्र धारणा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नावली के निर्माण में कागज की कोटि, आकार, लिखावट आदि के सौष्ठव पर भी ध्यान देना एक वाजिब उपक्रम है, ताकि उत्तरदाता उसे देखकर खिन्न ना उठे। उत्तरदाता की खिन्नता से वांछित उत्तर मिलने की संभावना संदिग्ध हो जाती है। प्रश्नावली तथ्य संग्रह की एक प्रमुख विधि है। इसमें उत्तरदाता पूछे गए प्रश्नों को स्वयं समझकर जवाब देते हैं। जाहिर है कि प्रश्न उस कोटि के हों जो एक तरह से उत्तरदाता के ज्ञान के आधार क्षेत्र से को उद्बुद्ध करे, उसकी समझ को विस्तार दे। उसके लिए प्रश्नावली बनाते समय शोधार्थी को सावधान रहना होता है। उन्हें ध्यान रखना होता है कि प्रश्नावलियों की निर्माण विधि से इस तरह व्यवस्थित करें कि शोधार्थी की मदद के लिए ही उत्तरदाता प्रश्नों को भली भांति समझ जाए, अपने ज्ञान के आधार क्षेत्र को उद्बुद्ध कर लें और पूछे गए प्रश्नों का मुनासिब उत्तर दे दें। स्पष्टता प्रश्नावली जितनी सुव्यवस्थित होगी, शोध के लिए सामग्री संकलन उतना ही उपयोगी होगा। वांछित परिणाम पाने के लिए प्रश्नों की उपयुक्तता, तथ्यपरकता और सहजता अत्यावश्यक है। द्वितीयक सामग्री। लक्षित विषय प्रसंग के बारे में पहले से ही उपलब्ध अथवा संकलित सामग्री को द्वितीयक सामग्री कहते हैं। इसके अंतर्गत वे समस्त सामग्रियां एवं सूचनाएं आती हैं जो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में कहीं न कहीं उपलब्ध हैं। लक्षित विषय प्रसंग से संबंध संदर्भ ग्रंथ, संबद्ध सरकारी विभागों में उपलब्ध सूचनाएं आदि इसके उदाहरण हैं। इन्हें सहायक सामग्री अथवा प्रालेखीय स्रोत भी कहा जाता है। द्वितीयक सामग्री के पास प्रकाशित स्रोतों में प्रमुख हैं पुस्तकालयों, संग्रहालयों में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथ, सरकारों के वार्षिक प्रतिवेदन, सर्वेक्षण, योजना प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि। अप्रकाशित स्रोतों में प्रमुख हैं हस्तलिखित सामग्री, डायरी, लेख, पांडुलिपि, पत्र, विभिन्न संस्थाओं में संकलित अप्रकाशित सामग्री आदि। इसके साथ साथ गूगल पुस्तक या सूचना तंत्र के वेब लिंक भी इन दोनों बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द्वितीयक सामग्री का चुनाव करते समय सामग्री की विश्वसनीयता, उपयुक्तता एवं पर्याप्तता पर खास तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या पर। शोध कार्य के दौरान संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या शोध का महत्वपूर्ण सोपान है। वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने के लिए तथ्यों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या अत्यावश्यक है। सामग्री के विश्लेषण एवं व्याख्या में घनिष्ठ संबंध है। विश्लेषण का प्रमुख कार्य व्याख्या की तैयारी करना है, अर्थात विश्लेषण का कार्य जहां समाप्त होता है वहीं से व्याख्या शुरू होती है। विश्लेषण से प्राप्त सामान्य निष्कर्षों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप में प्रकट करना व्याख्या कहलाता है। पीवी यंग के अनुसार विश्लेषण को शोध का रचनात्मक पक्ष, विश्लेषण और व्याख्या के पूर्व प्राप्त तथ्यों का संपादन कर संकलित संग्रहों की कमियां दूर की जाती हैं।
द्वितीयक तथ्यों की विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता जांची जाती है। तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। व्याख्यात्मक तथ्यों को संकेतों या प्रतीकों द्वारा प्रकट किया जाता है। इससे विश्लेषण में आसानी हो जाती है। एक इस शोध प्रविधि की महत्वपूर्ण बिंदु है शोध प्रतिवेदन अथवा शोध प्रबंध लेखन, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, चूँकि यही इसका मुख्य भाग है, शोध का मुख्य भाग है, शोध प्रतिवेदन अथवा शोध प्रबंध लेखन। शोध प्रतिवेदन तैयार करना शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसका उद्देश्य जिज्ञासु लोगों तक शोध के बारे में व्यवस्थित, विस्तृत और लिखित परिणाम पहुंचाना होता है। शोध प्रतिवेदन में शोध के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रविधियां, संकलित तथ्यों का विवरण, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष आदि लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक शोधार्थी अपना शोध लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करता, शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। प्रतिवेदन द्वारा ही शोध सम्मत ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया जाता है। हर एक अनुशासन में शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की विशेष शैली होती है। शोध प्रतिवेदन के दो भाग होते हैं, प्राथमिक भाग और मुख्य भाग। प्राथमिक भाग के प्रमुख उपभाग होते हैं मुखपृष्ठ, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, शोधार्थी की घोषणा, समर्पण, कृतज्ञता ज्ञापन, तालिकाओं और आरेखों की सूची, संकेताक्षरों की सूची, अनुक्रमणिका। शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग अध्यायों में बटे होते हैं। अध्यायों के विभाजन में उपभागों का ध्यान रखा जाता है। इसमें मुख्य उपभाग होते हैं प्रस्तावना, विषय से संबंध पूर्व के अध्ययनों का विवरण, उपलब्ध सामग्री और शोध प्रक्रिया, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन, व्याख्या, निष्कर्ष, संदर्भ भाग और परिशिष्ट। शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग का प्रवेश द्वार प्रस्तावना होता है। इसलिए प्रस्तावना में विषय प्रसंग का परिचय, समस्या निदान की विधियों के संकेत, विषय क्षेत्र एवं परीक्षण हेतु प्रस्तुत परिकल्पना आदि की जानकारी दी जाती है। बीच के उपभाग अध्यायों में विभक्त होते हैं। निष्कर्ष के बाद शोध प्रतिवेदन के संदर्भ भाग होते हैं। इस भाग में शोध के दौरान उपयोग की गई आधार ग्रंथ, आधार सामग्री, सहायक सामग्री अर्थात व्यवहृत ग्रंथों, संदर्भ ग्रंथों की अलग अलग व्यवस्थित सूची दी जाती है। इसमें पूरे विवरण के साथ पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट के संदर्भों, वेब लिंकों की अलग अलग सूची दी जाती है। इससे आगे का उपभाग परिशिष्ट होता है। यहाँ शोध से संबद्ध वैसी बची कुची सूचनाएं अथायुक्त उपशीर्षक बनाकर दी जाती हैं जो पूरी तरह उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रबंध या प्रतिवेदन के मध्य भाग में नहीं दी जा सकी। किंतु शोधार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी जनोपयोगी में जानी चाहिए। इसमें विषय अथवा लेखक के अनुसार सूची पत्र अथवा अन्य आंकड़े बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु संदर्भ ग्रंथ सूची की पद्धति पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के प्रारूप एवं शैली संबंधी कई विधियां इस समय चलन में हैं। इन दिनों दो विधियां व्यवहार में अधिक हैं। एक तो MLA, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो हम लोगों के शोध पे लागू है। मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का शोधार्थी हूँ। तो हम लोग का जो शोध शैली है वह MLA शैली है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड तथा APA एक और शैली है
फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड। एमएलए शैली के अलावा 2 शैलियाँ और हैं। एक तो एमएलए शैली हुआ, दूसरा फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड, और एक है एपीए शैली। एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड, इस निर्देशिका में पूरे प्रतिवेदन अथवा प्रबंध लेखन से संबंधित सभी सुझाव दिए गए हैं। शोधार्थी जिसे चाहें या कि जो चाहे उन्हें सुविधाजनक लगे उसका अनुसरण कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिस शैली को अपनाएं पूरे प्रबंध में उसी का अनुगमन करें। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम एक जगह एमएलए शैली का प्रयोग कर रहे हैं, फिर एक जगह कहीं एपीए शैली का प्रयोग कर रहे हैं, फिर दूसरे जगह कहीं फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड का प्रयोग कर रहे हैं, शैली का प्रयोग कर रहे हैं, तो गड़बड़ी हो जाएगा। पाठक को या जो शोध हम जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा दुविधा हो जाएगा। तो इसलिए हम जिस शैली का भी प्रयोग करें एक ही शैली का प्रयोग करें शुरू से अंत तक। पूरे प्रबंध में उसी का अनुगमन करें, अथवा अन्यथा प्रबंध में कई भ्रांतियाँ अनावश्यक आ जाएंगी। इसके साथ ही भाषा संरचना, वर्तनी, भाषा का शिल्प, स्वरूप एवं संस्कार आदि की एकरूपता संबंधी जो सुझाव किसी निर्देशिका में उल्लिखित नहीं होती, शोधार्थी को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर हिंदी के प्रबंध लेखन में इसकी बड़ी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हिंदी में किसी चिंतक या विद्वान के नामोल्लेख में आदरसूचक क्रियापद अथवा सर्वनाम लगाने की परंपरा है, पर इधर के लोग अब अंग्रेजी की नकल में सामान्य क्रियापद अथवा सर्वनाम लगाने लगे हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति लिखता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदायी पर विस्तार से लिखते हैं, पर महाकवि विद्यापति के बारे में वे संक्षिप्त टिप्पणी से काम चलाते हैं। ये आदरसूचक है। और वहीं पर एक व्यक्ति लिखता है, रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदायी पर विस्तार से लिखता है, पर विद्यापति के बारे में वह संक्षिप्त टिप्पणी से काम चलाता है। उक्त दोनों पद्धतियों में शोधार्थी जिसका अनुगमन करे पूरे प्रतिवेदन अथवा पूरे प्रबंध में उसकी एक रूपता रखें, इसका खासा ख्याल होना चाहिए। भाषा के मानक रूप का प्रयोग सर्वथा प्रशंसनीय होता है। वर्तनी की एक रूपता, व्यक्ति, स्थान, कालावधि, आंदोलन की आदि के नाम अथवा पारिभाषिक शब्दावली आदि के हिज्जे पूरे प्रबंध में समान होना चाहिए। शोधार्थी से इसी तरह की सावधानी की अपेक्षा संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत करते हुए की जाती है। वे ध्यान रखें कि जिस विधि को अपनाएं पूरे प्रबंध में उसी का अनुसरण करते हुए एक रूपता रखें। संदर्भ ग्रंथ सूची प्रस्तुत करने की एमएलए शैली, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि संदर्भ ग्रंथ अगर सूची हम एमएलए शैली में हम शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम उसे प्रस्तुत करेंगे। किसी पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक एक लेखक वाली पुस्तक है या 2 लेखक वाली पुस्तक है या 2 से अधिक लेखक वाली पुस्तक है, या किसी पुस्तक के संपादक हैं, संपादित पुस्तक है, तो इन चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे एमएलए शैली में, फिर एपीए शैली में कैसे लिखेंगे, तो इस पर थोड़ी सी प्रकाश पड़नी चाहिए। तो एमएलए शैली में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे पहले कुल नाम, फिर आदि नाम, फिर कीर्ति शीर्ष, फिर प्रकाशन स्थल, उसके बाद प्रकाशक, फिर प्रकाशन वर्ष, फिर माध्यम, फिर एक लेखक वाली पुस्तक। जैसे एक लेखक वाली पुस्तक है भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, भोलानाथ तिवारी है तो पहले तिवारी, तिवारी, भोलानाथ, भाषा विज्ञान, इलाहाबाद, किताब महल, 6ठ संस्करण 1967,
मुद्रित। ऐसे ये तिवारी, भोलानाथ तिवारी जो हैं, भाषा विज्ञान किताब का नाम है। इलाहाबाद प्रकाशन स्थल है। किताब महल प्रकाशक का नाम है। और ये पुस्तक 6ठा संस्करण है, इसलिए 6ठ संस्करण 1967 में प्रकाशित है, मतलब मुद्रित है। अब एक संपादक वाली पुस्तक हो तो कैसे लिखेंगे? संपादक की पुस्तक, किसी संपादक की पुस्तक हो तो उसको लिखेंगे कथुरिया सुंदरलाल, संपादक ब्रैकेट में। दिल्ली आधुनिक साहित्य विविध परिदृश्य, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1973 मुद्रित। यदि 2 लेखकों वाली पुस्तक हो तो इस स्थिति में सारी बातें वैसे ही होती, केवल दूसरे लेखक का नाम सीधे सीधे अंकित होता है। जो दूसरे लेखक का नाम है वो उलट पुलट नहीं होगा, जैसे होता है नाम वैसे ही होगा।